नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। विधानसभा चुनाव नज़दीक है और विकास और निर्माण कार्यों को लेकर अनेक घोषणाएं हो रही है। घोषणाओं को लेकर जहां पर भाजपा श्रेय लेने की कोशिश कर रही है, वहीं पर कांग्रेस के हमले तेज हो गए हैं। मेरे साथ मौजूद है विधायक प्रतिनिधि नीलेश जी पाटीदार। आइए बात करते हैं कुछ बिंदुओं पर विकास कार्यों को लेकर, साथ ही साथ अनेक और विषय है उस पर बात करते हैं। सर, स्वागत है वॉइस ऑफ एमपी में। नमस्कार जी, धन्यवाद। सर, विकास कार्यों को लेकर अभी एक घोषणा हुई 133 करोड़ रुपए का भाटखेड़ा डुंगलाउदा रोड को लेकर, और साथ ही अभी विकास पर्व भी शुरू होने जा रहा है। क्या कहेंगे इन बातों को लेकर? देखो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में है। शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में लगातार विकास हो रहा है और शिवराज सरकार जो विकास करती है, विकास को जनता तक जाके बताती है। जो लोग विकास करते हैं वो बताते हैं, और निश्चित रूप से और भी कोई समस्याएं होती है तो विकास यात्रा के माध्यम से, विकास पर्व के माध्यम से लोग सामने रखते हैं और हमारे जनप्रतिनिधिगण उसको समाधान करने का प्रयास करते हैं। सर, किस प्रकार के विकास कार्यों को इस सत्र में अंजाम दिया गया या इस कार्यकाल में किया गया? क्या उपलब्धियां गिनाएंगे आप? उपलब्धियां तो अनगिनत है। मैं आपको प्रमुख 5 उपलब्धियां गिना देता हूं, जिसको रिकॉर्ड पे कोई नकार नहीं सकता है। हिंगोरिया का रेलवे ओवरब्रिज है, जो 28.18 करोड़ का है, जिसका बजट में स्वीकृति लोकप्रिय विधायक दिलीप सिंह जी परिहार और हमारे लोकप्रिय सांसद सुधीर जी गुप्ता के प्रयासों से बजट में पास हुआ था, और उसके लिए टेंडर जारी हो चुका है। उसके लिए प्रशासकीय स्वीकृति होकर टेंडर जारी हो गया, एजेंसी डेप्यूट हो गई, सिर्फ वर्क ऑर्डर होना है, और वर्क ऑर्डर होते ही अतिशीघ्र भूमि पूजन होकर वहाँ पे आपको मुश्किल से 1 से 1.5 महीने में काम चालू होता दिखेगा। दूसरा काम है कि ये 133 करोड़ की सड़कें, कल मैंने आपके वॉइस ऑफ एमपी के माध्यम से और अन्य चैनलों के माध्यम से पता लगा कि लोग कह रहे हैं कि हवा ही है, ये बजट ऐसा है, ये वैसा है। पहली बात तो मैं उन सभी कांग्रेसी मित्रों से पूछना चाहता हूं कि कभी भी कांग्रेस के कार्यकाल में इतना विकास हुआ क्या? मैंने डॉक्टर जाजू जी का इंटरव्यू सुना था। मुझे इतने वरिष्ठ आदमी के लिए मतलब कोई शब्दावली कहने से पहले शर्म आ रही है कि वो लोग, उनके कार्यकाल में, कोई कांग्रेस के कार्यकाल में कोई हैंडपम्प आ जाता था ना, तो हैंडपम्प की उपलब्धि को 10 बार गिनाते थे, और उसमें भी हैंडपम्प में उसका डंडा हिलाने से पानी नहीं आता था। आज शिवराज सिंह जी चौहान की सरकार ने, मोदी जी के नेतृत्व में 1800 करोड़ रुपए की गांधी सागर से नई पेयजल योजना मंजूर कर दी है, और जिसका वर्क ऑर्डर होकर, एजेंसी डेप्यूट होकर लगभग 10% काम हो गया है। आप यहाँ से मनासा तरफ जाएंगे या मोरवन तरफ भी जाएंगे तो सब तरफ आपको दिखेंगे कि बड़े बड़े विशाल आकार के पाइप रोड के किनारे पड़े हैं। जेसीबी मशीन, पोकलेन मशीन से खुदाई हो रही है, तो कहीं ना कहीं इनको टेंडर हुआ होगा, भुगतान हुआ होगा ऑन रिकॉर्ड पे। आजकल भारत सरकार की और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे हर चीज़ उपलब्ध है। इसको हवा भी कहना ही गलत है। 133 करोड़ की जहाँ तक कि इसका भाटखेड़ा डुंगलावदा सड़क जो 16 किलोमीटर बननी है, उसमें माननीय विधायक जी ने सारे समस्त अधिकारियों की बैठक बुला के सारे स्पेसिफिक प्रोविज़न कराए। आप देखेंगे कि कोई 16 किलोमीटर की सड़क 133 करोड़ में क्यों बन रही है, जब 1 करोड़ रुपए की लागत, लगभग एक सामान्य सड़क की 1 किलोमीटर की लागत 1 करोड़ की आती है, तो 133 करोड़ में 16 किलोमीटर की सड़क बन रही है। 4 लेन सड़क होगी, डिवाइडर होगा, एलईडी लाइट्स के प्रोविज़न होंगे, उसमें जितनी भी लाइन, जैसे पानी की वाटर सप्लाई की लाइन या किसी भी केबल लाइन आ रही है, उसको शिफ्टिंग किया जाएगा, उसमें ड्रेनेज बनेगा, उसमें आसपास फुटपाथ बनेंगे, और इस प्रकार से अत्याधुनिक आने वाले 50 सालों के नीमच विकास मॉडल को देखते हुए वो व्यवस्था की गई है। बजट की कॉपी मेरे पास है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये अनुपूरक बजट है। ये अनुपूरक बजट है जो मध्य प्रदेश की विधानसभा में वित्त मंत्री जगदीश जी देवड़ा ने पास करा है। और अनुपूरक बजट के परिशिष्ट 5 में आप देखेंगे कि 16 किलोमीटर की सड़क है भाटखेड़ा डुंगलावदा, और 13,300 लाख, इसको करोड़ में गिने तो 133 करोड़ रुपए की सड़क पास हुई है। इसके लिए डिटेल डीपीआर बन गया है, और संबंधित विभाग के अधिकारी उसका तकनीकी परीक्षण कर रहे हैं। तकनीकी परीक्षण के बाद एक किसी भी सरकारी काम को करने की एक प्रक्रिया होती है। टेंडर जारी होने के बाद उसके डिटेल डीपीआर बनती है, तो डिटेल डीपीआर एडवांस में बना के रख ली गई है। डिटेल तकनीकी स्वीकृति होते ही उसकी वित्तीय स्वीकृति के लिए जाता है। ईएफसी 10 करोड़ से ऊपर के कोई भी काम होते हैं तो स्टेट फाइनेंशियल कमेटी में जाता है, जो स्टेट फाइनेंशियल कमेटी उसको अप्रूव करती है, और देन टेंडर लग के वर्क ऑर्डर हो जाता है। तो इसकी प्रक्रिया लगभग 2 से 2.5 माह में पूरी की जा चुकी है, और इसी कार्यकाल में इसका भूमि पूजन करके आप काम चालू होता दिखेंगे। एक और आपका ये रेलवे स्टेशन का बजट, जो फाटक नंबर 120 है, संपार संख्या जो रेलवे की भाषा में 120 कही जाती है,
इसका 68 करोड़ रुपए का टेंडर हो गया है, 68 करोड़ रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति आ गई है। प्रशासकीय स्वीकृति के पत्र मेरे पास हैं, मैं आपको पत्र सौंप दूंगा। कम से कम भ्रमित करने की और जनता को गुमराह करने की जो राजनीति वो कांग्रेस करती है, काले पीले फॉर्म भरवाती है और काले पीले फॉर्म भराने के साथ ऋण माफ़ी की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुख्ता दस्तावेजों के आधार पर काम करती है। इन दस्तावेजों का प्रमाणिक आप कहीं भी परीक्षण करा लीजिए, मध्य प्रदेश सरकार की पोर्टल पे उपलब्ध है। और ये जो इसकी प्रशासकीय स्वीकृति भी आ गई है बघाना वाले इसकी ब्रिज की, अत्याधुनिक ब्रिज बनेगा। आप देखेंगे कि ये ब्रिज बघाना वाला लंबे समय तक इनका कहना था कि 3 बार सर्वे हो गए, 4 बार सर्वे हो गए। आप जब इसकी ड्राइंग फाइनल होकर आएंगी तो आप भी आश्चर्यचकित ड्राइंग फाइनल होकर आई है। जो फाइनली जो टेक्निकल ड्राइंग फाइनल हुई इसकी कॉपी मेरे पास है, आप उसमें देखेंगे तो तकनीकी रूप से आप देखेंगे कि वो ड्राइंग कितनी स्पेसिफिक थी। ये ड्राइंग की कॉपी मैं आपको बता रहा हूँ कि ड्राइंग वहाँ पे बहुत सारे रेसिडेंशियल एरिया है, हमारे परिवार हैं, हम लोगों को हर कहीं विस्थापित नहीं कर सकते हैं। आज इतने साल से वहाँ मंडी के बाहर लोगों के व्यवसाय चल रहे हैं, दुकानें बनी हुई, तोड़ मरोड़ करनी हो, तोड़ा ताड़ी करनी हो तो कहीं भी हो जाता है। पर कोई घनी बस्ती में कोई ब्रिज बनाना है तो 4 एजेंसियों से 4 बार सर्वे कराए गए हैं। रेलवे विभाग, PWD, नगर पालिका और सेतु निगम सबका जॉइंट वेंचर में 2-2 बार सर्वे हुआ है। दिल्ली से स्पेसिफिक एक टेक्निकल कंपनी को बुलाया गया, उसने 2 बार हवाई ड्रोन सर्वे करा और अंततः रेलवे के स्पेसिफिक नाम्स भी पूरे हो जाएं और लोगों को सुविधा भी मिल जाए और कम तोड़ा तोड़ी हो, इसलिए विलंब हुआ है। विलंब निश्चित रूप से हुआ, पर विलंब हुआ क्यों ये देखें। आप देखें कि अगर शुरू से अगर बुलडोजर चला के अगर ब्रिज बनाना हो तो आसान है, पर जहाँ घनी आबादी, घनी बस्ती है, रेलवे इलेक्ट्रिक लाइन है, इलेक्ट्रिफिकेशन के कारण उसके बहुत सारे बारीकी मापदंड, बहुत सारे पैरामीटर से उनको पालन करके करना होता है। तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि बहुत जल्दी ये सारी योजनाएं, दोनों ब्रिज का मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ आज कि हिंगोरिया वाला ब्रिज का एक विधायक जी का, नीमच विधायक जी दिलीप सिंह जी परिहार का अधिकृत प्रतिनिधि होने के नाते मैं आपको बता रहा हूँ कि हिंगोरिया बाईपास का टेंडर लग गया है, एजेंसी डेपुट हो गई है, अतिशीघ्र भूमि पूजन हो जाएगा। रेलवे फाटक का प्रशासकीय स्वीकृति आ गई है। जैसे ही अभी टेंडर मुश्किल से 10 से 15 दिन में मैं आपको ऑन द रिकॉर्ड बता दूंगा कि लगभग 15 अगस्त से पहले इसका टेंडर लग जाएगा। सर, आप इतनी बात कह रहे हैं, चुनाव का समय है तभी घोषणाएं हो रही है, तभी अनुपूरक बजट में लाया जा रहा है। बीजेपी ये कह रही है कि जब वोट लगे कटने तो खैरात लगी बटने, या ये बात हो रही कि विकास भाग रहा है। आज भी एक जगह मैंने देखा, एक ने टिप्पणी की कि विकास भाग रहा है। चुनाव का वक्त है। देखो, जो इस प्रकार की पूर्णतः नकारात्मक मानसिक विचारधारा के जो लोग राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, मैं उनको बता देना चाहता हूं कि जब मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना की वैक्सीन बनी थी तो उनका आशय ये था कि भैया ये तो भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन है, और थोड़े दिन बाद अपन ने देखा कि वही लोग मुंह छुपा के रुमाल बांध के कोरोना की वैक्सीन लगाते हुए दिखे थे। तो हमेशा नकारात्मकता से, ये 2021 के बजट में पास हुआ था, ये जो ब्रिज की जो मैं बात कर रहा हूँ 2021 के बजट में पास हुआ था। लगातार प्रक्रियाएँ, तकनीकी आपने खुद ने देखा, 4-4 बार आप लोगों ने रिपोर्ट्स लगाई, 4-4 बार सर्वे हुआ। तो हर चीज़ को समय लगता है, हर चीज़ को उसका पैरामीटर पालन करना होता है। और चूँकि रेलवे और जो बड़े निर्माण हैं उनमें आने वाले 50 से 100 साल का पैरामीटर देख के विकास कार्य कराने होते हैं। चंबल का पानी नीमच में लाने की बात हुई। आप देखें, मेडिकल कॉलेज हमारे साथ साथ चित्तौड़ का शुरू हुआ था, वहाँ पर एडमिशन शुरू हो गए। आप बात करें, ग्वालटोली पुलिया का निर्माण 2 साल से अटका पड़ा है। इस तरह की कई चीज़ें जो केवल पूरा सड़क, अगर शहर देखेंगे तो सड़कें गड्ढों में तब्दील हो गई है, जगह जगह सड़कें खुदी पड़ी, कोई काम नहीं हो रहा। देखो, स्पेसिफिक रूप से मैं सबसे पहले आपको ग्वालटोली पुलिया वाला क्लियर कर देना चाहता हूं कि ग्वालटोली पुलिया के लिए बार बार उठ रही कि 2 साल से पुलिया नहीं बनी। निश्चित रूप से जो लोग देख रहे हैं और जो दिख रहा है वो चीज़ें वास्तव में उस धरातल पे ठीक कह रहे हैं वो, पर उसके पीछे लॉजिक क्या है नहीं बनने का। कोई भी जनप्रतिनिधि कभी ये नहीं चाहेगा कि विकास धीरे हो या विकास धीरे से हो और उसको सुननी पड़े, ऐसा नहीं है। एक एजेंसी डेपुट हुई थी, मेरे पास ऑन द रिकॉर्ड है, मैं आपको सारे रिकॉर्ड्स दे दूंगा कि एक एजेंसी डेपुट हुई थी, उसका टेंडर हुआ था, एक व्यक्ति ने 16 पुलियाओं के टेंडर डाल दिए। अब चूंकि ऑनलाइन बीड है, आप किसी का हाथ नहीं पकड़ सकते हो, किसकी क्या फिनेंशियल कैपेसिटी, सरकार ये कर सकती है कि फिनेंशियल और टेक्निकल बीड के पेपर सबमिट करवाती है जब टेंडर डॉक्यूमेंट होता है। तो टेंडर के साथ अब उसका स्पेसिफिकेशन प्रॉपर था तो उसको टेंडर जारी कर दिया गया। उसने यहाँ कंजाड़ा, मनासा क्षेत्र की कुछ पुलियाँ हैं, कुछ बंसोर क्षेत्र की और इवन गरुड़ क्षेत्र तक की कुछ ऐसे करके 16 उसने छोटे छोटे ब्रिज ले लिए थे। वो ठेकेदार काम नहीं कर पाया, उसको 1 बार 2 बार 3 बार नोटिस देने के बाद अंततः हमने शासन को लिखा। शासन को लिखने के बाद उस
पार्टी को ब्लैकलिस्टेड किया गया, उसका 6 करोड़ रुपए की उस पर रिकवरी निकाली गई, उसकी जितनी भी डिपॉजिट राशि थी फॉरफिटेड करा गई। देखो, मानवीय आधार के साथ साथ कानूनी तरीके से भी चलना होता है। किसी ने अगर उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई या उसके परिवार में कोई परेशानी आ गई तो क्या उसको फांसी तो नहीं लगा दी जा सकती? उसको कानून के दायरे में रह के अगर उसको ब्लैकलिस्टेड किया जा सकता तो वो शासन ने किया है। कानून के दायरे में रह के उसको उसकी राशि जमा करनी थी, मतलब राशि लैप्स करनी थी, वो कर दिए। नया टेंडर हो गया है, नया टेंडर का वर्क ऑर्डर हो गया है और आप देखेंगे पिछले 2 दिनों से वहाँ ब्रिज का वहाँ काम चालू हो गया है। वो उसमें मैं आपको ये भी स्पष्ट कर देता हूँ कि 65% काम पुराना ठेकेदार कर चुका था, उसके अनुसार उसको भुगतान नहीं किया गया है। कुछ लिमिटेड भुगतान ही करा था, उसके बाद उसका काम वर्क इन प्रोग्रेस डिले थी तो शासन ने उसका भुगतान रोक दिया था। नया टेंडर जारी करने से पहले पुराने काम का आकलन करके उसमें शासन का कितना पैसा लग गया है उसका आकलन करके बाकी बचे हुए रिमेनिंग काम का टेंडर निकाला है और टेंडर निकालने के बाद एजेंसी डेपुटेड के वर्क ऑर्डर भी हो गया है और बहुत कम समय में ये आप देखेंगे कि ये आपका ग्वालटोली वाला ब्रिज कंप्लीट हो जाएगा। और पिछले 2 दिनों से जैसा अधिकारियों ने माननीय विधायक जी को अवगत कराया है कि काम चालू हो गया है। सर, और भी कई सड़कों वाली बात मैंने कई शहर में खुदी पड़ी है। साथ ही साथ खैर मैं मुख्य रूप से आपसे कहना चाहता हूं कि चुनाव से पहले, नगर पालिका के चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने कस्में खाकर कहा था कि जैसे ही परिषद की पहली बैठक होगी बंगला बगीचा एरिया का समाधान हो जाएगा। मुख्यमंत्री भी यहाँ पर कह के गए, कुछ नहीं हुआ। बंगला बगीचा का समाधान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है और आप निश्चित रूप से बता रहे हैं कि एक संभावित लगभग 6000 लोगों के आवेदन लगने थे। मेरे को ऑन द रिकॉर्ड चीज़ें सारी पता है कि 25 से 2600 लोगों ने आवेदन लगाए हैं। उसमें से लगभग 1200 प्रकरणों का 100% निराकृत किया जा चुका है, जिनका पट्टानामा निष्पादित हो गया है। 400 कंप्लीट हैं, वो लोग राशि जमा करेंगे। तो इस प्रकार से लगभग जिन लोगों ने आवेदन लगाया था उसमें से 70 से 75% लोगों का समाधान हो चुका है। अब 10 से 15% जिन प्रकरणों में तकनीकी परेशानी आ रही है या जिन प्रकार से कोई भी समस्या आ रही, एक कोर कमेटी है बंगला बगीचा व्यवस्थापन प्रकोष्ठ की, जिसके अध्यक्ष कलेक्टर, पीठासीन अधिकारी एसडीएम और सीएमओ नगर पालिका, टीएनसीपी के अधिकारी और रजिस्ट्रार, इन 6-7 लोगों की एक कमेटी है। उस कमेटी ने संशोधन प्रस्ताव, जितने भी इसमें प्रॉब्लम्स आ रही जिन केसों में, उसको आइडेंटिफाई कर लिया गया है और संशोधन प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है। मुख्यमंत्री जी ने अभी मध्य प्रदेश की विधानसभा में माननीय दिलीप सिंह जी परिहार उपलब्ध थे तो मुख्यमंत्री जी से उनके साथ भेंट हुई थी। मुख्यमंत्री जी ने नगरीय प्रशासन के अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि जो यहाँ से शासन से जो प्रस्ताव आया है उस प्रस्ताव को किस तरीके से सरलीकृत किया जा सके। तो अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि सर, हमने मोटे तौर पे स्टडी कर ली है, मुश्किल से एक मीटिंग सीएम साहब के साथ सभी अधिकारियों की होके और अतिशीघ्र ये जो समाधान का जो प्रस्ताव है ये पारित हो जाएगा। जिला अस्पताल की बात करें, डॉक्टर्स ही नहीं है। देखो, डॉक्टर्स नहीं, आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य के लिए थोड़ा सा अपने को पीछे जाना पड़ेगा। थोड़ा सा पीछे इसलिए जाना पड़ेगा कि यहाँ से कांग्रेस की सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं अपने मंदसौर जिले से सुभाष जी सौजतिया। एक ईंट सरकारी अस्पताल में नहीं लगी थी। दूसरा, कुछ मेडिकल कॉलेज, डॉक्टर किसी फैक्ट्री में एकदम निर्माण नहीं किया जा सकता। डॉक्टर की एक स्पेसिफिक एजुकेशन है, उस एजुकेशन को प्राप्त करने के लिए डॉक्टर को कम से कम 5 से 7 साल 8 साल की पढ़ाई करनी होती है और वो जब सारे मानकों पे खरा उतरता है तभी किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य परीक्षण करने का, इलाज करने की उसको डिग्री हासिल होती है। सर, कृषि मंडी 12 साल हो गए चालू नहीं है। कृषि मंडी में स्पेसिफिक जिन्स जो व्यापारियों की मांग थी कि गेहूं ज़्यादा मात्रा में आवक होती है, तो गेहूं का वहाँ पे आप देखेंगे कि गेहूं का स्पेशल ट्रॉली में वहाँ पे नीलाम चालू हो गया है। और बाकी जो जिनसे, जैसा किसान और व्यापारी जो लोग चाहेंगे, शासन ने इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा करा दिया है, अतिशीघ्र वो चीज़ें वहाँ पे शिफ्ट कर दी जाएगी। नगर पालिका और रेवेन्यू डिपार्टमेंट की बात करें तो भ्रष्टाचार का बोलबाला है। नगर पालिका में 10 सालों में 90% काम को ऑनलाइन कर दिया गया है। जो भ्रष्टाचार की आप बात बता रहे हैं कि निर्माण अनुमति का विषय होता था, पहले मैनुअल होती थी, इंजीनियर का मन होता था तो वो अनुमति देता था, नहीं होता था तो नहीं देता था। आजकल ऑनलाइन अप्लाई करना होता है, अगर 30 दिवस तक उसको इंजीनियर जारी नहीं करता है तो डिम्ड अप्रूवल मान लिया जाता है, मतलब वो स्वतः उसकी निर्माण अनुमति स्वीकृत की जा सकती थी। पहले आप नगर पालिका में देखेंगे 5 रुपये की हाथ से रसीद भर के और आवेदन दिया जाता था और आवेदन कचरे की टोकरी में पड़ा रहता था। आज नगर पालिका में आप घुसते हैं तो जाते ही स्पेसिफिक ऑनलाइन
रसीद मिलती है अपने को 5 रुपये की भी, उसके साथ आपका आवेदन संलग्न होता है, उसके ऊपर उसका नंबरिंग प्रेस होता है और उसमें सिटीजन चार्टर्ड है स्पेसिफिक रेवेन्यू को लेकर क्या कहेंगे? रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जो भ्रष्टाचार है उसको लेकर क्या? देखो सर, नामांतरण पहले सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार इनिशियल रूप से होता था कि किसी को पावती बनाने के लिए चक्कर काटा जाता था, किसी की खाता खसरा निकालने के लिए भ्रष्टाचार होता था। खाता खसरे की नकल व्हाट्सएप पे मिलने लग गई है, कोई व्हाट्सएप पे नहीं लेता जाता है तो लोक सेवा गारंटी में 10 रुपये का आवेदन लग के मिल रही है। नहीं तो पावती के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे, आपकी रजिस्ट्री होती है, ऑनलाइन पावती बन के आपके पोर्टल पे दिख जाएगी, आपको अलग से कोई सील सिक्के लगाने की ज़रूरत नहीं है। वो मध्य प्रदेश के भू अभिलेख के पोर्टल से अधिकृत रिकॉर्ड से कोई व्यक्ति अति उत्साह में पहले से ही अगर पहले की तरह ही जानबूझ के ऑफिस जाता है और अगर वो उसकी व्यक्तिगत सहमति से करता है तो उसमें आप और जनप्रतिनिधि और आप और मीडिया, चूंकि आप इस मुद्दे को बड़े, कोई भी अगर स्पेसिफिक आ जाता है वो एफिडेविट फाइल करता है कि मेरे से इस अधिकारी ने इतने पैसे लिए, आप देखेंगे 24 घंटे के अंदर उसके ऊपर कार्रवाई करा दी जाएगी। लीज नवीनीकरण के काफ़ी मामले पेंडिंग है और उसको लेकर भी लोग परेशान हो रहे हैं। निश्चित रूप से आपका कहना ठीक है। ये जानकारी माननीय विधायक जी के संज्ञान में आई है, किन्हीं लोगों ने अवगत कराया है और हमारे कुछ पार्षद गणों ने भी अवगत कराया है कि लीज नवीनीकरण के पोर्शन में जब कुछ ही अपना नीमच जो स्कीम्स और अलग अलग स्कीम में बना हुआ है, 30 साल या 33 साल के पहले लीज पे भूखंड आवंटित हुए थे। चूँकि जब लीज़ आवंटित हुई तो लीज़ में एक पट्टानामा की शर्तें होती है, एक पट्टा आवंटित हुआ था। अब जो वर्तमान में लीज़ का नवीनीकरण होता था तो अभी वर्तमान के जो शासन के जो नियम्स हैं, जो शासन के जो रूल्स हैं नगर पालिका अधिनियम के, उसमें ऐसा हो गया है कि आप वर्तमान में उसका लीज़ रिन्यू तभी करेंगे जब उन्होंने पट्टानामा की शर्तों का पूर्ण रूपेण पालन करा हो, जब उन्होंने एमओएस का उल्लंघन नहीं किया हो। पर अपन देखते हैं कि व्यावहारिक रूप से ऐसा संभव नहीं है। व्यावहारिक रूप से हर व्यक्ति को 100% उसको प्लाट है तो 100% प्लाट पे कंस्ट्रक्शन होता है। इसका नगर पालिका अधिकारियों से माननीय जिलाधीश महोदय से, दिनेश जी जैन साहब से विधायक जी ने चर्चा करी है और अतिशीघ्र उसका समाधान निकल के जितने भी पेंडिंग प्रकरण हैं अतिशीघ्र, जैसे अभी विकास यात्रा में पुराने राजस्व के प्रकरणों का लगभग 95% डिस्पोजल किया जा चुका था। नीमच का नाम टॉप 10 4-5 जिलों में आया था कि जो जितने भी पुराने थे, जितने भी सीएम शिकायतें थी, 90% से 95% शिकायतों का समाधान 1 माह के भीतर कर दिया गया था। अब ये विकास पर्व चल रहा है, इसमें इस प्रकार के कोई भी चीज़ें पेंडिंग हैं जो शासन स्तर से होनी है, उसमें सामान्य संशोधन से किसी को राहत मिल सकेगी, 100% मुख्यमंत्री जी से बात करके कराई जाएगी। सर, ब्यूरोक्रेट भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की नहीं सुन रहे हैं, क्या मानते हैं आप? नहीं, देखो, कोई भी कर्मचारी, शासकीय कर्मचारी है कि वो तो जनता के सेवक हैं और उनको भारतीय जनता पार्टी नहीं है, क्षेत्र की हर व्यक्ति की सुननी चाहिए और सुननी पड़ेगी। ये उनके लिए बंधनकारी है, वो जनता के सेवा के लिए हैं। और नहीं, पर भाजपा कार्यकर्ता कह रहे नहीं सुन रहे, हमारी नहीं सुनी जा रही, हमारा काम नहीं हो रहा। देखो, कानून के दायरे में रह के अगर किसी का भी कोई काम है तो एकमात्र मैं आपको बड़े दावे से कह सकता हूँ कि पूरे संसदीय क्षेत्र के, पूरे उज्जैन संभाग में सर्वाधिक समय जिसके अलग कोई व्यवसाय नहीं करते हैं और 100% जनप्रतिनिधि के रूप में भूमिका निभाते हैं क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक दिलीप सिंह जी परिहार। ऐसा कोई जनप्रतिनिधि नहीं है कि वो अलग से उनको स्पेसिफिक टाइम लिखे होते हैं। अपन देखेंगे विधायक गणों के यहाँ, मंत्री गणों के अलग से समय लिखा होता है। दिलीप सिंह जी परिहार के पास आप जाएंगे या 2 दिन की उनकी दिनचर्या देखेंगे तो सुबह 7 बजे लोग उन्हीं को उठाते हैं आके और उनके कामों में लग जाते हैं और रात को 11 साढ़े 11 बजे कार्यकर्ता ही छोड़ के जाते हैं कि भाई साहब अब शाम हो गई है। अंतिम प्रश्न है मेरा, कमल राणा के साथ विधायक जी तस्वीरें वायरल हुई और भी कई जनप्रतिनिधियों को जोड़ा गया, क्या कहें? देखिए, आप कमल राणा के जो परिप्रेक्ष्य में जो आप बात बता रहे हैं, नीमच क्षेत्र का लगभग 2003 से सक्रिय राजनीति के रूप में दिलीप सिंह जी परिहार नेतृत्व कर रहे हैं। वो 3 बार से विधायक हैं और 3 बार से जिलाध्यक्ष हैं। लगभग नीमच में 9.5 लाख की आबादी पूरे ज़िले की मिलके हैं। लगभग ऐसे बहुत कम लोग रहे होंगे जो विधायक दिलीप सिंह जी परिहार से संपर्क में नहीं आए होंगे। जहाँ तक आप जो कमल राणा के गुर्गे में आपको नाम खुल के बता देता हूँ ना कि गुर्गे की जो बात चल रही है, आप हस्तिमल सुथार की बात कर रहे हैं, तो हस्तिमल सुथार के फोटो आना, इसमें मैं आपको बहुत बड़ा क्लियर कर देता हूँ, कोई हस्तिमल सुथार की उम्र विधायक जी के बराबर नहीं है, वो उनका इस प्रकार से मित्र नहीं है। पर हस्तिमल सुथार के इतने नज़दीकी से फ़ोटो आने का मैं आपको आज अंदर की बात बताता हूँ कि हस्तिमल सुथार के पिताजी
कार सेवा में विधायक दिलीप सिंह जी परिहार और इनके 30 जनों की मित्र मंडली थी, उनके साथ कार सेवा में गए थे। और वो भारतीय जनता पार्टी के और संघ के तपोनिष्ठ व्यक्ति थे और बहुत पुराने समय से बहुत सादगीपूर्ण रहते थे। आज उनका बच्चा वेल्डिंग की दुकान करता है और हो सकता है वो गलत संगत में कहीं इन्वॉल्व हो, ये तो जांच के बाद ही पता लग पाएगा। आज प्रथम दृष्टिकोण अगर पुलिस ने उसको पाया है तो उसको निश्चित रूप से पुलिस को अधिकार है कि वो हर व्यक्ति को उठा के पूछताछ आपसे, मेरे से, किसी से भी कर सकती है। पर चूँकि वो उनके पापा, उनके पिताजी के स्नेह का, दिलीप सिंह जी परिहार से उनका स्नेह था और कार सेवा में उस विपरीत परिस्थितियों में अमरनाथ जी और वगैरह यात्रा गए ये सब लोग, तो उनसे स्नेह होने के कारण वो हमेशा विधायक जी के पास आते हैं। और जो भी कार्यकर्ता आता है, विधायक जी बड़े दिल से और स्नेह से और बहुत दिल से इनको लोग मोहब्बत करते हैं। इसलिए सबसे आप देखेंगे ना, हमारे 60% से 70% कार्यकर्ताओं के साथ दिलीप जी के गले लगे हुए फोटो हैं। 60% कार्यकर्ताओं के साथ चाय पीते हुए। इतने सहज व्यक्ति हैं कि जो जहां बुलाता है ना, कोई कांग्रेसी व्यक्ति भी बुलाता है तो वो चुनाव के दूसरे दिन ही भूल जाते हैं कि ये कांग्रेसी है या बीजेपी है। हर व्यक्ति के साथ बैठते हैं, कोई भी आवाज़ दे देता है उसके पास बैठते हैं, चाय पीते हैं, उसकी बात सुनते हैं, उसको गले लगाते हैं और इसीलिए लोग उनसे दिल से मोहब्बत करते हैं। हमने विधायक प्रतिनिधि नीलेश पाटीदार से बिंदु दर बिंदु बात की, हर विषय पे बात हुई, उनसे विकास कार्यों को लेकर, लोगों में जो संशय उत्पन्न है उनको लेकर सारी बात की। नीलेश पाटीदार दावे के साथ इस बात को कह रहे हैं कि विधायक दिलीप सिंह परिहार के कार्यकाल में काम हुआ है और जो अभी घोषणाएं हो रही हैं उनका कहना है कि ये सारी चीज़ें जो है, ये सारी चीज़ें एक्चुअल में प्रोसीजर में थी और अब ये जो है ज़मीनी रूप से अपना एक स्वरूप ले रही है और इस वजह से ये समय में सामने आ रही है। उन्होंने भ्रष्टाचार की बातों को भी नकारा और बंगला बगीचा एरिया के समाधान को लेकर फिर ये दोहराया कि बहुत जल्दी इसमें संशोधन होकर ये बंगला बगीचा की समस्या का समाधान होना है। सारी बातों के बाद जनता को निर्णय करना है कि वो इस सारे विषय में क्या सोचती है। फिलहाल जो स्थिति है वो ये है कि चुनाव को लेकर गहमा गहमी तेज़ हो गई है। एक तरफ विकास के दावे हैं और दूसरी तरफ दावे और वादे नकारने के आरोप हैं। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी पवन राव शिंदे के साथ अब्दुल अली ईरानी।